हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में, जिसका सपना आप भी लिए बैठे हो, मैं भी लिए बैठा हूँ और भी खूब जने लोग लिए सपना लेते हैं जिनका। सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, इनकी क्या क्या खास बातें होती हैं, इनमें कौन कौन आते हैं, और भारत के अंदर जो सिविल सेवाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, उनके क्या क्या कहते हैं ना फीचर्स हैं, क्या क्या खास बातें हैं, कैसे उनको वो काम करते हैं, कैसे उनको चुना जाता है, ये सारी बातें आप आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में, वीडियो में पढ़ने वाले हो। सारा कुछ जितना भी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो कंप्लीट अपन आज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से समझना। और दूसरी बात, आप अपने आप के नॉलेज को बनाए रखने के लिए, भाई आगे फ्यूचर में कभी जाओगे तो जिस फील्ड में आप जाते हो उस फील्ड का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन उसी फील्ड से आएंगे कि आपने यही जो डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। ये बात आपसे पूछे कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, या फिर आपसे पूछ लें कि आप जिस पोस्ट पे बताओ इसके प्रोसेस कैसे आती है, शुरू से कैसे इनका मतलब सिलेक्शन किया जाता है, कुछ ही पूछ लेते हैं। आपने ये सब्जेक्ट लिया तो इस सब्जेक्ट के बारे में बताओ। तो मतलब इसलिए जो सब्जेक्ट हो और जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसकी पूरी स्टडी अपन को करनी चाहिए, और वो आपको मौका ही 11th-12th क्लास देगी, ठीक है। बाद में ये बातें कोई नहीं सिखाएगा, कहीं पर भी नहीं है। और मैं आपके लिए इतने परफेक्ट पॉइंट, एक एक लाइन पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उनको छांट के लिखना पड़ता है, दोनों लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर तो आप एडजस्ट कर लेना, पिछले कौन सा क्वेश्चन नंबर था उस हिसाब से अब बढ़ा लेना आगे। व्हाट इज सिविल सर्विसेज, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। यानी कि सिविल सेवाएं क्या हैं, भारत में सिविल सेवाओं की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दो बातें पूछी, अगर 2 मार्क्स में आता है इतना सा कि सिविल सेवाएं क्या है, व्हाट इज सिविल सर्विसेज, तो आपको ये लिखना है। इसका आंसर ये हो जाएगा, हालांकि कुछ तो बातें आप जानते भी होंगे कि सरकार में नीतियों का क्रियान्वयन स्थायी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, जिसे सिविल सेवाएं कहा जाता है। अपने चैप्टर का नाम है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और जो राज अपने उसमें पढ़ा था स्थायी कार्यपालिका, और स्थायी कार्यपालिका मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव पर मैंने आपको बताया भी था, स्टार्टिंग में लिखवाया था, मैंने कहा था आगे काम आएगा। उसका मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो, जो डेली के कामकाज देखता है, ठीक है। यानी कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, और वही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई तो उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, उनकी स्टडी कौन करेगा, क्योंकि नेताओं को थोड़ी ना पता है, नेता सिर्फ उस लेटर को बाँचते हैं वहाँ जाके। मंत्री क्या करते हैं, मंत्री कितनी बड़ी पोस्ट है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी या फिर एक आरएएस अधिकारी उसको उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के लिए काम में होते हैं, तो वो उनको लिख के देते हैं कि इस फील्ड के अंदर आप कोई अपन ये काम करने वाले हैं, और वो उसको वहाँ पर खड़ा होकर बांस देता है, बस उनको थोड़ी ना पता इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन द गवर्नमेंट इज डन बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव विच इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज। एक बात बताओ, परमानेंट वर्ड क्यों हुआ इसके अंदर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर क्यों आते हैं सिविल सर्वेंट, क्योंकि सिविल सर्वेंट तभी रिटायरमेंट लेंगे जब उनकी उम्र हो जाएगी, या फिर उनको कोई आरोप लग जाएगा, कोई करप्शन का आरोप लग जाएगा, या फिर उनको गलत काम किया हो, तब उनको नौकरी से हटाया जा सकता है, बाकी उनको नौकरी से कोई हटा ही नहीं सकता। लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं वो तो 5 साल के लिए होते हैं, अच्छा काम किया तो नेक्स्ट 5 साल में आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए उनको टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो और इसी में एक लाइन और लिखना, क्योंकि वो तो सिर्फ डेफिनेशन बनी, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, ज़्यादा आंसर अच्छा बनेगा, कि प्रशासन के प्रत्येक विभाग का एक स्थायी लोक सेवक जो होता है ना वो प्रमुख होता है, हेड होता है। यानी कि ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय ए परमानेंट पब्लिक सर्वेंट। एक मेन हेड होता है। जैसे आप अपने स्कूल में नज़र मारो, आप स्कूल में देखोगे तो आपके पूरे स्कूल का एक हेड होगा, मतलब वो आपके प्रिंसिपल सर, उसके नीचे फिर सारे टीचर्स काम कर रहे होंगे। वैसे ही हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक बड़ा अधिकारी ऊपर होता है, और उसके नीचे खूब सारे सर्वेंट जो परमानेंट होते हैं, वो भी सारी गवर्नमेंट अधिकारी नीचे होते हैं, वो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। बस वही वाली बात है, एक बॉस होता है, मतलब जिसके अधीन काफ़ी बड़ी संख्या में वो भी स्थायी सेवक होते हैं, वो कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट है सब, लेकिन वो उसके नीचे होते हैं। तो अंडर होम ए लार्ज नंबर ऑफ परमानेंट सर्वेंट्स वर्क्स, जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अपन को सीखनी है। जैसे कि एक इंस्पेक्टर होता है, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर नीचे है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे हेड कांस्टेबल, उसके नीचे कांस्टेबल, ये भी तो एक सिस्टम चलता है। ऊपर भी डीएसपी एसपी, तो ये सिस्टम एक सीक्वेंस बना हुआ है, ये ऑफिसर एक से एक नीचे काम करते रहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से लिख देना। अब अपन बात करते हैं उसमें नेक्स्ट, उसी में क्वेश्चन पूछा था
एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत की जो सिविल सेवाएं उनकी क्या खास बातें हैं। तो आपको हेडिंग तो खैर आप जानते ही हो कि भारत में सिविल सेवाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फर्स्ट, पहली बात तो ये, आप चाहो तो पहली बात ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है, कि भारत में लोक सेवक स्थायी आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। स्थायी आधार का मतलब पक्का, परमानेंट, वो स्थायी नहीं है, वो पॉलिटिशियन होते हैं स्थायी। तो ये स्थायी आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं तथा अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उससे एक निश्चित आयु, मतलब जो कि रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल, 58 साल, जो भी, उनसे पहले उसको कोई पद मुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। या फिर आपके दिमाग में ये भी तारीख होगी, पहले भी तो हटा सकते हैं, बिल्कुल। तो इससे पहले केवल चार्जशीट तथा जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर ही पदमुक्त किया जा सकता है। कोई दोषी पाया या फिर उसके खिलाफ कोई चार्जशीट हो गई, ठीक है, मतलब जैसे के खिलाफ किसी ने याचिका दायर कर दी, ऐसा तब भी वो हटेगा, वरना नहीं हटेगा। तो इन इंडिया पब्लिक सर्वेंट्स टेक देयर पोस्ट्स ऑन ए परमानेंट बेसिस एंड कंटिन्यू इन हिज पोस्ट अंटिल ही इज रिलीव्ड एट ए सर्टेन एज। ये जब तक उसकी एज नहीं हो जाती तब तक वो नहीं हटेगा, या फिर अगर हट भी जाए तो उसका कारण ये हो सकता है, अर्लियर दे कुड बी रिलीव्ड ओनली आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ चार्जशीट एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तभी जांच के आधार पर या फिर चार्जशीट के आधार पर उसको हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। बस। सेकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कि लोक सेवक योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। भाई जैसे जिस एक अपना आईएएस के एग्ज़ाम, आईपीएस के एग्ज़ाम, आईएफएस के एग्ज़ाम, ये एक ही एग्ज़ाम होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए। इनकी जो एग्ज़ाम करवाता है वो यूपीएससी करवाता है, ठीक है, और वो अच्छी रैंक के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलती जाती है, जो जिस अकॉर्डिंग अपन पोस्ट भरते हैं, और उसके अनुसार फिर अपन को कैडर मिल जाता है। अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक आएगी तो जो अपन ने चूज किया, राजस्थान, हरियाणा, जो भी वो कैडर मिल जाएगा, परमानेंट ज़िंदगी भर उसी कैडर में उसको नौकरी करनी पड़ेगी, तो वो कैडर मिल जाता है। हाँ, उस कैडर में थोड़ा सा ये छूट हो सकती है कि जैसे कि किसी लड़की ने शादी से पहले नौकरी लग गई और उसने कैडर सपोज जो ऐसा मान लो कि गुजरात चूज़ किया, लेकिन उस आईएएस अधिकारी ने, जो लड़की जो आईएएस बनी है, उन्होंने अगर शादी किसी राजस्थान के लड़के से कर ली तो वो वहाँ यहाँ राजस्थान में पोस्टिंग, उनको कैडर चेंज हो सकता है, वरना कैडर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, वो कैडर ज़िंदगी भर वही रहता है जो पहले चूज़ किया जाता है। तो हाँ, एक वैसे बता दिया, किसी ने पूछा था इसलिए। और एक बात मैं और बता दूं, अपने इस पब्लिक सर्वेंट की बात करें, सॉरी इस कमीशन की, तो आपको पता है यूपीएससी तो एग्ज़ाम करवाता है अपने आईएएस के रिन के, और जैसे राज्यों के अंदर होता है आरपीएससी, जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी है, वो आरएस वगैरह के एग्ज़ाम करवाते हैं। दोनों में अलग अलग अपने एक संघ आयोग होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। अभी और बता दूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग, हाँ, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो यूपीएससी बोलते हैं शॉर्ट में, आप चाहो तो हिंदी वाले भी। तथा राज्यों के अंदर होता है लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग तो है ही वो, उसके पहले राजस्थान है तो राजस्थान, गुजरात है तो गुजरात, वो लग जाता है, बाकी आगे लोक सेवा आयोग रहेगा, ठीक है। ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से नियुक्ति करते हैं, किनकी? इन लोक सेवकों की, ठीक है ना। तो पब्लिक सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, इनके लिए एग्जाम होता है, उनके मेरिट के बेस के ऊपर इनको सिलेक्ट किया जाता है। दो तरह से सिलेक्ट किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्यों के अंदर होती है वो अपॉइंट्स करती है। जैसे हम वो कर देंगे आईएएस को, आईपीएस को, राज्यों के अंदर हो जाएगा आरएएस, है ना, आरएस और आरपीएस, उसके नीचे आरटीएस, वो पोस्ट नीचे नीचे आती रहती है, तहसीलदार जिसे बोलते हैं अपन, ऊपर एसडीएम हो गया, ठीक है, वो सब और बता दूंगा आगे। फिर तीसरी बात, नौकरशाही में प्रत्येक पदाधिकारी का ये दायित्व होता है कि वे उस पद से जुड़े दायित्वों और कार्यों को पूरा करे। बिल्कुल सही है, जो भी कोई अपनी ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम है, नौकरशाही का एक सिस्टम है कि जो भी बंदा जिस भी फील्ड में है वो अपना काम 100% करे, ईमानदारी के साथ करे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाए, ये तो अपन जानते हैं। तो इन द ब्यूरोक्रेसी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑफिसर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस एसोसिएटेड विथ दैट पोस्ट, अपनी पोस्ट के लिए। और इसी वजह से, इसी तर्कसंगत विभाजन की वजह से समस्त जो प्रशासन है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही ढंग से काम करता रहता है, सुचारू रूप से चलता रहता है। यानी ड्यू टू दिस रेशनल डिवीजन द वर्क ऑफ होल एडमिनिस्ट्रेशन गोज ऑन सिस्टमेटिक वे, ठीक है। इस वजह से एक दूसरे के ऑफिसर होते हैं,
एक बड़ा अधिकारी नीचे अधिकारी काम करते रहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से काम कर चलता रहता है, क्योंकि सब अपनी अपनी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहते हैं, बस काम होता रहता है। चौथा, भारत में सिविल सेवाओं का समूचा ढांचा है वो पद सोपानीय है। ये तो आपने सुना होगा, बता देता हूँ। पद सोपानीय सिद्धांत का मतलब यही वाला, सबसे ऊपर बड़ा अधिकारी, फिर नीचे अधिकारी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। ये एक पद सोपानीय बोलते हैं इसको। हायरार्किकल सिस्टम है ये। हायरार्की सिस्टम का मतलब एक बड़ा अधिकारी, उसके नीचे अंडर में काम आने, छोटे मोटे फिर अधिकारी से नीचे, वो ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पद सोपानी सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत एक निम्न स्तर के पदाधिकारी को अपने उच्च स्तर के पदाधिकारी का दिन काम करना होता है। सिंपल, द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द हायरार्किकल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बात लिखी हुई है कि अंडर दिस ए लोअर लेवल ऑफिसर हैज़ टू वर्क अंडर ए हायर लेवल ऑफिसर, उसके अंडर में उसको काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से अभी एक दो में और खास बातें लिखाऊंगा। अगर आपको सारी बात याद ना आए तो कम से कम 4 याद कर लेना, 2 और लिखा दूंगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, तो लिखना आना चाहिए पॉइंट बना के, ठीक है ना। हाँ, तो उसी में 5वां पॉइंट लिखो आप, ठीक है। 5 और 6 2 पॉइंट और शानदार लिखें, आपको जो भी अच्छे लगे। 4 या फिर 5 तो कोशिश कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, आंसर अच्छा बन जाएगा। 5th है कि पिछड़े वर्गों को भी, आपको पता है ना हमारे गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर जो पिछड़े वर्ग हैं, मतलब चाहे वो ST हो चाहे SC हो, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उन दोनों के लिए बहुत अच्छे से अलग से व्यवस्था करी गई है। प्लस महिलाओं के लिए भी व्यवस्था करी गई है, वुमेन्स के लिए भी, और प्लस OBC के अंदर जो आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए भी व्यवस्था करी गई है रिजर्वेशन की, मतलब आरक्षण की। उनको कुछ % छूट है, मतलब कि जैसे वैकेंसी के अंदर जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो अपनी वो भरते हैं, उसमें कैटेगरी भरते हैं, तो कौन सी कैटेगरी से आते हैं उस अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनती है, उनकी मेरिट अलग बनती है और बाकी जनरल की उनकी अलग मेरिट बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए क्योंकि वो बहुत पिछड़े हुए थे पहले, और बहुत आजकल तो बहुत पढ़ लिख गए, बहुत अच्छे एजुकेटेड बन गए, लेकिन पहले बहुत हालत इनकी ख़राब थी, इसलिए ये सिस्टम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर लाया गया, ठीक है। यानी कि पिछड़े वर्गों को भी समाज के सभी वर्गों के साथ साथ, ध्यान से समझना है ना, सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनाने का मौका मिले, इसके लिए, इसके उद्देश्य के लिए जो संविधान है हमारा, वो दलितों के लिए और जो आदिवासी हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शंस have an opportunity to be the part of the public bureaucracy. For this purpose, the Constitution has provided for reservation of jobs. ध्यान रखना, जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, फॉर द किन के लिए, जो दलित्स एंड आदिवासीज। आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST के अंदर आते हैं, और दलित SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के अंदर आते हैं, या अनुसूचित जनजाति के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, इनको हर इनकी अलग मेरिट अलग रहती है और काफ़ी फ़र्क भी रहता है। जनरल के अंदर और इनके अंदर कम से कम कभी 30-30, 40-40 नंबरों का फ़र्क रह जाता है, 50 का भी रह जाता है, तो बहुत इनको बहुत हेल्प रहती है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाद में अब ये तो अपन ने शुरुआत में जो हमारे संविधान के अंदर किन किन का सिस्टम रखा गया था, सिर्फ दलितों का और आदिवासियों का। उसके बाद में मोरारजी देसाई की इनकी सरकारें आती है, वो बहुत अलग स्टोरी है, उतना आपका लेवल नहीं है। फिर उनके बाद में फिर वो एक अलग सिस्टम लेके आते हैं जो OBC को आरक्षण देते हैं, ठीक है। मंडल कमीशन आता है, एक मंडल आयोग आता है जिसके जरिए OBC को आरक्षण दिया जाता है, वो बहुत सारी बातें हैं। तो उसके बाद में आपको इतना सा लिखना है कि बाद में अन्य पिछड़े वर्गों, ठीक है, तथा महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC तथा महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया, ठीक है। क्योंकि इनको फिर बाद में पता किया कि यार आदिवासी और इनको तो मिल गया, हालांकि इनको ज़्यादा है। OBC के नीचे होते हैं ST सबसे ज़्यादा देखो ST, SC, OBC और फिर जनरल को कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं है, उसके नीचे OBC, उनको कुछ % रिजर्वेशन है, लेकिन उनसे और ज़्यादा SC, उनसे भी और ज़्यादा ST, ऐसे रिजर्वेशन का कोटा होता है, तो इनको अलग अलग एग्जाम के अंदर छूट मिलती है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और अब इसके बाद अपन लेते हैं सेकंड पॉइंट। हाँ, रिजर्वेशंस subsequently reservations have also been provided for women and other backward classes OBC, ठीक है।
और छठा पॉइंट, ये तो इजी है, देखो रिजर्वेशन वाला तो आराम से आपको याद हो गया होगा, ये भी लिख देना आपने। और छठा पॉइंट है प्रजातंत्र, मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र में ये संभव है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, छठा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको इसके बारे में पहले समझा दूं। देखो होता क्या है कि जैसे हर 5 साल के अंदर नई सरकार बनती है, हो सकता है वो सरकार चेंज हो। चेंज का मतलब जैसे कभी बीजेपी बन गई तो कभी कांग्रेस बन गई या कभी आम आदमी पार्टी बन गई, ऐसे सरकारें बन गई, और भी पार्टियां हर तरह की। तो अगर वैसी सरकारें बनती हैं कि कभी कांग्रेस और अब की बार बन गई सपोज बीजेपी, तो 5 साल जो कांग्रेस ने काम किया है ना, उनमें उन्होंने कुछ पॉलिसियां बनाई, कुछ नीतियां बनाई, और अब आ गई बीजेपी, उनको उनकी पॉलिसियां नीतियां पसंद नहीं आई, उन्होंने उसको कुछ चेंज किया कि नहीं ये पॉलिसियां वो नहीं करनी चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। अगर चेंज कर दिया तो आपको पता है वो 5 साल वो तो अस्थायी लोग थे, वो तो चले गए, नए लोग आ गए। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये तो वो के वही हैं, ये तो कभी जाने नहीं है जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं होगी। तो फिर इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब जो नई सरकार आ गई ना, अब इनकी नीतियों को, इनके नियमों को, इनकी पॉलिसी को लागू किया जाए, न कि पिछले वालों की। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नहीं ये नियम तो वो बता के गए थे वैसा करेंगे हम, तो ऐसा नहीं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब उस सरकार की ना मान के वो तो चली गई, अब इस सरकार की माने, ये जिम्मेदारी है। और ऐसा हमारे डेमोक्रेसी के अंदर लोग भी ऐसी उम्मीद करते हैं, किन से? ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाही है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनसे हम लोग भी, जो जनता है वो भी यही उम्मीद करती है कि आप वही काम करें जो नई सरकार बनी। क्यों? क्योंकि जनता ही तो जिता के लाई है इस सरकार को, तो अब क्यों लाई है? क्योंकि उनको उम्मीद है कि उससे ये गवर्नमेंट अच्छा करेगी, समझ रहे हो, तभी तो लाई है। इसलिए अब हमें ये भी उम्मीद है कि जो अभी की ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो वही रहनी है, नौकरशाही तो वही रहनी है, वो अब इनकी बात माने। बस ये पॉइंट है, तो ये भी आप इजीली लिख सकते हो, अपने ऑन वर्ड्स में लिख देना भले, कोई वो इशू नहीं है। मतलब प्रजातंत्र में ये संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक मशीनरी है, मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पूरी, उसमें जितने भी ऑफिसर काम करने वाले सब आ गए, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वह नई गवर्नमेंट की अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में हेल्प करें, मदद करें। समझ गए ना? बस इन अ डेमोक्रेसी इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट अ पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शन, हार गई, एंड द न्यू गवर्नमेंट वांट्स टू opportunity for new policies in the place of policies of the previous government। ठीक है, उनकी जगह अपनी पॉलिसी लाए। इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू फेथफुली एंड efficiently participate in drafting the policy and in its implementation। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब इन बातों को लागू करें बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, अब इनकी बात माने। ठीक है ना? ईजी 6 पॉइंट है, कोई भी 6 लिख सकते हैं तो 6, वरना 5 तो आपको याद करनी है। ठीक है, ये था अपना बहुत ही शानदार अपने सिविल सर्विसेज की क्या खास बातें होती है, और बेसिकली जो आपकी बुक में दे रखी है उनको ध्यान में रखते हुए अपने इसका आंसर लिखा था। अब नेक्स्ट एक आंसर और है बहुत ही प्यारा सा, वो है सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा सिविल सर्विसेज का, और फिर अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सिविल सर्विसेज हमारे इंडिया के अंदर 3 तरह की है। एक जो केंद्र सरकार की होती है, ठीक है, जिसमें IAS, IPS और IFS आते हैं। फिर नीचे स्टेट लेवल पे होती है, मतलब जो प्रांतों में होती है वैसे। तो इसको अपन बारी बारी तीनों को पढ़ेंगे। पहला ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। तो पहले अपन आंसर ऐसा लिखेंगे कि संवैधानिक दृष्टि से भारत में सिविल सेवाओं को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली सिविल सर्विसेज इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 टाइप्स। फर्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको IAS बोला जाता है, ये IAS की फुल फॉर्म है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये IPS की फुल फॉर्म है, इंडियन पुलिस सर्विस। ये IFS की फुल फॉर्म है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट। एक छोटी सी बात लिख देता हूँ साइड में, एक्चुअल में जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर 2 ही सेवाएं थी। कौन कौन सी? A और B।
IAS और IPS। फिर 1963 के अंदर, 1963 के अंदर, साइड में कहीं लिख लेना, 1963 ईस्वी के अंदर, 1963 AD के अंदर IFS को भी जोड़ा गया। ये वन सेवा, फॉरेस्ट जो जंगल होता है वन, उनके लिए काम करने वाले अधिकारी। तो IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सेवा, भारतीय वन सेवा को 1963 में जोड़ा गया था। साइड में लिख लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि IFS कब जोड़ा गया, यहाँ पर IFS कब जोड़ी गई, ये चीज़ें, ठीक है। चलो अपन बारे बारे एक एक उठाते हैं। पहला, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में समझो क्या चीज़ है ये, कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो होते हैं ना, जो भी मेंबर होते हैं इनके, वो केंद्र तथा राज्यों दोनों में अपनी सेवाएं देते हैं। जो IAS होता है, IAS अधिकारी सेंटर में भी काम कर सकता है और स्टेट में भी काम कर सकता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, एग्जाम हमारा UPSC करवाता है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम करवा देंगे पूरे भारत में, सारे स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के, सब के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में पास हो गए। अब एग्ज़ाम में पास होने के बाद में आप IAS या IFS या IPS जो भी बन गए, बनने के बाद में आपने जो भी कैडर चूज किया है, कैडर का मतलब कि आपने नौकरी कहाँ करनी चाहिए। अगर आपके जहाँ आपने चूज़ किया वो स्टेट कब मिलेगा, जब आपकी रैंक अच्छी आएगी, 100 तक, ऐसा कुछ है ना, 150 100 तक, तब आपको 100 तक तो आपका मनचाही स्टेट में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी जो आपने उसमें भरा था। वरना फिर नीचे से नीचे जो 5-6 ऐसा कैटेगरियाँ जब भरते हैं अपन, कि पहले ये स्टेट, फिर ये स्टेट, फिर स्टेट, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग ये नहीं तो ये, फिर ये मिल जाता है। वो अपन को कैडर मिल गया। उस कैडर का मतलब उस राज्य में आपको काम करना है। और जो ये सर्विस के जो लोग होते हैं, वो जिस भी स्टेट में जाएंगे काम करने के लिए, सबसे बड़े अधिकारी होंगे। चाहे IAS हो, वो भी उस प्रशासनिक का सबसे बड़ा अधिकारी, उसके नीचे RS काम करते हैं। वैसे ही IPS जो हैं, IPS वो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया, उसके नीचे RPS काम करते हैं। RS से RPS बनते हैं, IAS से IPS बनते हैं। ऐसे ही इन फॉरेस्ट सेवाओं के नीचे सब में ऐसे राज्यों के अंदर वो स्टेट सर्विस होती है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस हो जाएगी। तो सब नीचे से नीचे काम करते रहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। लेकिन जिस राज्य में काम करेंगे, राज्य सरकार इनको पैसा देगी। अंडर में तो गवर्नमेंट के आएंगे, निगरानी गवर्नमेंट रखेगी। और कोई कार्रवाई करनी हो, अगर इन्होंने कोई गलत काम कर दिया हो, कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई हो, तो इनके ऊपर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, न कि स्टेट गवर्नमेंट। ये और है, ये अपन को बहुत अच्छी बातें समझनी है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो कि अखिल भारतीय दोनों में सेवाएं दे सकते हैं, यानी कि द मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस रेंडर देयर सर्विसेज बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट लेवल, वो हो गया इन द स्टेट, सॉरी। और फिर ये अधिकारी जिस भी प्रांत में जाएंगे, प्रांतीय स्तर का मतलब यहाँ पर राज्य स्तर है, समझ गया। जिस भी राज्य में जाएंगे उस पर शीर्ष पदों पर का मतलब है हाईएस्ट पोस्ट पर बैठेंगे, यानी कि द ऑफिसर आर अपॉइंटेड एट द टॉप पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट होगी जिस भी स्टेट में जाएंगे, ये तय है। एट द स्टेट लेवल, उस राज्य में सबसे बड़े अधिकारी होंगे ये। दूसरी, किसी एक अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी योग्यता और उसकी दक्षता के आधार पर की जाती है। आपको पता है योग्यता में उस पर एग्जाम हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू साक्षात्कार हो जाता है, पूरा चेक करने के बाद में सिलेक्शन मिलता है, पूरे मार्क्स जुड़ गए। द ऑफिसर्स ऑफ एनी वन ऑल इंडिया सर्विस आर अपॉइंटेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट, जब उसे किसी एक राज्य से संबद्ध कर दिया जाए, संबंध का मतलब किसी एक राज्य को सौंप दिया जाता है कि आपका स्टेट है, तो फिर संबद्ध कर दिया जाता है, तो फिर वहाँ उस राज्य की जो सरकार होती है उसकी देखरेख में काम करता है वो, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आता है, लेकिन जैसे उसको स्टेट मिल गया फिर उसके अंडर में आएगा, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर निगरानी रखेगी। व्हेन ही इज अटैच्ड टू एनी वन स्टेट देयर ही वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट, उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगा। नेक्स्ट एक लाइन मैंने बहुत बड़ी सी इंपॉर्टेंट लिखी है, केवल केंद्र सरकार ही उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट देम, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट में अगर अपन बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत में निम्नलिखित अखिल भारतीय सेवाएं हैं 3। पहली अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा,
जिसको 1963 के अंदर जोड़ा गया था। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा, ये अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी और लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ऑल इंडिया सर्विस पढ़ी है, आगे बाकी 2 और सर्विस पढ़ेंगे, तब जाके अपना ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सेकंड है, वो है सेंट्रल सर्विसेज या फिर यूनियन सर्विसेज भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सेवाएं। सीधी सी बात है, जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जैसे इंडियन आर्मी होती है ना, वो विदेश सेवा होगी एक तरीके से, बाउंड्री पे हमारी आर्मी लगी रहती है, वो हो गई। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हो गए लोग, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, कस्टम्स ड्यूटीज़ वाले हो गए, वो सब इसके अंदर आते हैं। इंजीनियर हो गए, ठीक है, जो सेंट्रल इंजीनियर होते हैं वो। तो ध्यान रखना कि नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रीय सेवाएं केवल संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों से संबंध होती है, और केंद्रीय सेवाओं के पदाधिकारी केवल केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगे, कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अंडर में काम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ये सेंट्रल सर्विस, जबकि जो अभी अखिल भारतीय पढ़ी, ऑल इंडिया सर्विस पढ़ी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी काम करती है प्लस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी काम करती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। सेंट्रल सर्विसेज आर रिलेटेड ओनली to the departments of the central government. The officers of the central services work only under the central government. एग्जाम्पल 2-4 लिख दो। मेनली कौन कौन से इनमें प्रमुख, भारतीय विदेश सेवा हो गई, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गई, जिसमें हमारी मिलिट्री आ सकती है, या फिर अब और भी कुछ आ सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हो। फिर भारतीय राजस्व सेवा, हम लोग इन जो रेवेन्यू सर्विस होती है, मतलब इनकम टैक्स वाले वो होते हैं, जो एसएससी एग्ज़ाम करवाता है वो, ठीक है। और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा हो गई, भारतीय कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज़, ये भी एसएससी करवाता है, तो ये भी इंडियन कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज, जो अपन देखे होंगे एयरपोर्ट पे जो कस्टम वाले होते हैं वो चेक करते हैं अपन को, वो, ठीक है। और सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सब कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं, जो भी अपन कोई यात्रा करते हैं तो हमारे वहाँ पर चेक किया जाता है, और फिर उनका अगर कुछ अपन कुछ चीज़ें कुछ ले जाने की परमिशन होती है, कुछ लिमिट में सोना वगैरह जो भी, तो उसका हमें एक कस्टम कुछ देना पड़ता है, कस्टम चुकाना पड़ता है, ठीक है। वो प्रांतीय सेवाएं होती है लास्ट तीसरी, जो हमारे राज्य सरकार की होती है, जैसे आरएस हो गया और जैसे यूपीपीसीएस हो गया, सबके अपने अपने स्टेट की सर्विस होती है वो। तो ईच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स इट्स ओन ऑफिसर्स टू कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर अपॉइंटेड थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग होता है। जैसे आरपीएससी है वो यूपीएससी, और राज्यों में हो जाएगा जैसे आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इट वर्क्स ओनली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन मेनली स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट जुडिशियल सर्विस, स्टेट एजुकेशन, इसके अंदर टीचर आ गए, राज्यों में सारे टीचर, ये आ गई हमारी राज्य की पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सब है, वो अपनी खुद की स्टेट पुलिस होती है। इनको पूरे पैसा जितना भी इनका चार्ज होगा सब कुछ गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं पे करेगी। सिविल सर्वेंट कौन से हो गए, जो आरएस अधिकारी हो गए, ऐसा मान लो, ठीक है। और उसके नीचे भी और भी है, सिविल सर्विसेज की पोस्ट हो जाती है। और जो जुडिशियल होते हैं, ठीक है, आरजेएस भी बोलते हैं इनको, ठीक है, हमारे राजस्थान के अंदर वो जुडिशियल सर्विस होती है। आरएस जैसे आरजेएस, वो वाली बात है। तो प्रत्येक राज्य सरकार प्रशासन के संचालन के लिए स्वयं के ऑफिसर नियुक्त करती है, खुद के अफसर नियुक्त करती है। वे राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं, वे केवल राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्रांतीय सिविल सेवा हो गई, प्रांतीय बोल दो चाहे राज्य सिविल सेवा बोल दो, प्रांतीय पुलिस सेवा हो गई, प्रांतीय न्यायिक सेवा हो गई, प्रांतीय शिक्षा सेवा हो गई, ये सारी, इन सब का पैसा यहीं की गवर्नमेंट पे करेगी इन सबको, इसके अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। और ये सब लोग सेवा भी अपने राज्यों के अंदर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जैसा कोई सा भी स्टेट है वो अपनी जितनी मर्जी टीचर रख सकता है, जितनी मर्जी सिविल सर्विस रख सकता है, जितनी मर्जी वैकेंसी निकाल सकता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं करेगी, क्योंकि वो जाने, उनका काम जाने, जितनी पुलिस लगाओगे उतना पे करना पड़ेगा, वो उन्हीं को है, राज्य सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना थ्योरेटिकल पार्ट, जो थ्योरी मिड से लाइन टू लाइन अपन ने बनाई थी, वो तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके सारे पीछे वाले क्वेश्चन आंसर भी अपन करने वाले हैं, वो भी आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको भी अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर करवा दूं बीच में, तो आपको इसके कम से कम 5-6 पेज छोड़ देने, ठीक है। वो तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ 5-6 पेज अपन ने छोड़ दें, ताकि और भी कोई चीज़ें आगे आप कभी, क्योंकि ये एनसीईआरटी नोट्स आपके आगे तक काम आएंगे।
मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखाता रहता हूँ, इसलिए स्कूल वाले सेलेक्ट नोट्स आपको बनाना है वो तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो इनको आप हर में 5, 7, 10 पेज छोड़ दिया करो, कोई बात नहीं है ना, 7, 8 पेज छोड़ दिया करो, 6, 7 छोड़ दिया करो, जिसमें क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। और कोई आगे आपके फ्यूचर में कोई चीज़ जोड़नी हो तो जोड़ लोगे, क्योंकि NCERT नोट्स आपको बाद में भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ओके।